हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम समकालीन भारत जो सामाजिक विज्ञान के अंदर भूगोल का जो सब्जेक्ट लगता है उसके चौथे पार्ट की हम बात करेंगे कृषि के बारे में। जो महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा कृषि, उसके बारे में आज इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं कि कृषि क्या होती है, प्राचीन समय में लोग किस प्रकार से कृषि करते थे और वर्तमान में कृषि किस प्रकार से की जाती है। ये कृषि क्या महत्व रखती है इंसान यानी मानव जनसंख्या के लिए, उसके बारे में आज इस क्लास के अंदर पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो कक्षा 10 के अंदर बोर्ड की परीक्षा देने वाला है या जिनको सामाजिक सब्जेक्ट से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो इस क्लास को ज़रूर देखें, उन तक ये क्लास पहुंचाने का काम करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कि आज की क्लास के अंदर हम कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कृषि होती क्या है, इसका क्या महत्व है। तो कृषि के बारे में हम पहले बात करें तो कृषि भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जनसंख्या को यदि जीवित रहना है या अपना जीवन व्यतीत करना है तो कृषि कार्य महत्वपूर्ण है। तो प्राचीन समय की हम बात करें तो भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई थी। लेकिन अब हम बात करें आज के समय की तो भारत की जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों के साथ साथ अन्य कार्यों में भी काम करती है। यानी जो प्राथमिक क्रिया है हमारी वो कृषि से संबंधित होती है, और जब द्वितीय और तृतीय क्रिया की बात करते हैं तो लोग उनको भी कर रहे हैं। अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कृषि कार्य के साथ साथ अन्य कार्य भी कर रहे हैं। फिर ये कृषि होती क्या है, इसका क्या महत्व है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कृषि होता है भूमि को जोतना। भूमि को जोतना क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। याद रखना दोस्तों, क्या, भूमि को जोतना यानी भूमि के ऊपर हल चलाना, बीज को बोना यानी भूमि के अंदर बीज को डालना कृषि होता है। दोस्तों याद रखना, कृषि किसे कहते हैं, आपका उत्तर होना चाहिए कि भूमि को जोतना क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में। कृषि को 3 भागों में बांटा गया है या कृषि के 3 प्रकार बताए गए हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला जो कारक है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यानी प्रारंभ में जो कृषि की जाती थी वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यानी प्रारंभ में जब शुरुआत हुई थी उस समय जीवन को व्यतीत करने के लिए क्या किया जाता था, भूमि को जोता जाता था। याद रखना कि शुरुआत के अंदर इंसान जब समझदार हो रहा था, इंसान का विकास हो रहा था, तो वो अपना विकास यानी अपना जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करता था। उस समय जो भूमि जोती जाती थी उसी को क्या कहा गया है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा गया है। 2 नंबर हम बात करेंगे आज इस क्लास के अंदर, वो है गहन जीविका कृषि। तीसरी है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि यानी वाणिज्यिक कृषि वो होती है जिन फसलों को हम बेचकर नकदी प्राप्त करते हैं। यानी ऐसी कृषि यानी भूमि को इस प्रकार से जोतना जिनसे हमें क्या प्राप्त होता हो, नकदी प्राप्त होता हो यानी पैसे प्राप्त हो, उसे वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। इस तीनों के क्रम के बारे में हम अध्ययन करेंगे क्रम से। तो पहला जो आता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होता क्या है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होता है कि जब भूमि के छोटे से भूभाग पर प्राचीन जो उपकरण है, औजार है, उनकी सहायता से भूमि को जोता जाता है। उनको या इस प्रकार की कृषि को हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि बोलेंगे। यानी भूमि का छोटा सा भाग जिस पर प्राचीन समय में जो यूज
काम में लिए जा रहे औजार हैं उनकी सहायता से जो कृषि की जाती है वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहलाती है। याद रह जाएगी दोस्तों इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है कि भूमि का वह छोटा सा भाग जिस पर प्राचीन समय के औजारों से कृषि कार्य होता है उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। दूसरी आती है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि होती क्या है कि जिन क्षेत्रों में यानी जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी भूमि का वह भाग जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और सबसे ज़्यादा श्रम गहन खेती होती है, अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को गहन जीविका कृषि कहा जाता है। एक बार फिर याद रखना कि भूमि उस यानी गहन जीविका कृषि उस कृषि को कहते हैं जिस कृषि के ऊपर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और फसल पैदावार अधिक करने के लिए रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों की सहायता से कृषि की जाती है, उसे गहन जीविका कृषि कहा जाता है। तो तीसरी जो है वाणिज्यिक कृषि, इसे हम व्यापारिक कृषि भी बोल सकते हैं। याद रखना इसको क्या बोल सकते हैं, व्यापारिक कृषि भी बोल सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में संपूर्ण जानकारियों के बारे में कि इसको हम किन किन नामों से जानते हैं, क्या है, किस प्रकार से प्राचीन समय के अंदर कृषि होती थी और अब किस प्रकार से कृषि होती है। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को हम इसे कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। कर्तन दहन प्रणाली का मतलब होता है, कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना, यानी ऐसी जो कृषि जिसमें जलाकर काट कर कृषि की जाती है। प्राचीन समय के अंदर जंगल होता था, आदि मानव लोग क्या करते थे, जंगलों को काट दिया करते थे और जंगलों को काट कर साफ करके वहां पर कृषि कार्य किया करते थे। ठीक है, याद रह जाएगी इतनी बात। यानी प्राचीन समय के अंदर इंसान क्या करता था, जंगल को काटकर, पेड़ पौधों को काटकर समतल बाग बनाते थे, यानी कृषि योग्य भूमि बनाकर उस पर कृषि कार्य किया करते थे। और जब तक कृषि कार्य करते थे कि उस भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त न जाए, और उस भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त होने के बाद वो अन्यत्र दूसरे स्थान पर चले जाते थे और वही प्रणाली दोबारा क्या करते थे, शुरू करते थे। यानी पहले पेड़ों को काटते थे, जो अवशिष्ट पदार्थ होता था यानी छोटी वनस्पति या जो घास होते हैं उनको जला दिया जाता था और उस पर उस समय तक कृषि कार्य करते थे जब तक उस भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त न हो जाए, यानी वो कृषि के योग्य न हो जाए। जब कृषि के अयोग्य हो जाती है उस भूमि को वो मानव छोड़कर अन्यत्र दूसरे स्थान पर चले जाते थे और वही दोबारा प्रणाली को अपनाते थे। उस प्रणाली को बोला जाता है कर्तन दहन प्रणाली। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि कार्य करना झूम कृषि बोल सकते हैं या स्थानांतरण कृषि बोल सकते हैं। इस झूम कृषि को भारत के अंदर कई नामों से जाना जाता है, उसके बारे में आज इसकी क्लास के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। याद रखना दोस्तों कि झूम कृषि होती क्या है या इसको भारत के अंदर कौन से देश के अंदर, कौन से प्रदेश के अंदर, कौन से क्षेत्र के अंदर किस नाम से जाना जाता है, इसी क्लास के अंदर हम ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। तो शुरू कर रहे हैं, झूम कृषि क्या होती है। झूम कृषि होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि कार्य करना। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर कृषि कार्य करना वो झूम कृषि होता है। या ऐसे बोल सकते हैं उस भूमि को छोड़कर जिस भूमि पर वर्तमान में वो कृषि कार्य कर रहा है और वो धीरे धीरे उसकी उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है और वो उस भूमि को छोड़कर अन्यत्र दूसरी भूमि पर जाकर कृषि कार्य करता है, उसे झूम या स्थानांतरण कृषि कहते हैं। याद रह जाएगी परिभाषा। अब हम बात करेंगे भारत के उन क्षेत्रों के बारे में जहां पर झूम कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में। भारत के अंदर उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम की हम बात करें, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम व नागालैंड।
में झूम कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है? झूम कहा जाता है। किस प्रकार की कृषि को? कर्तन दहन प्रणाली को या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अंदर झूम कृषि या झूम के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों। अब हम बात करते हैं मणिपुर में, यानी मणिपुर एक राज्य है, वो भी उत्तर पूर्वी है। मणिपुर के अंदर इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि पामलू। पामलू कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झूम कृषि को या कर्तन दहन प्रणाली को मणिपुर राज्य के अंदर पामलू के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है। यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। किसको? झूम कृषि को। याद रखना कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम व नागालैंड के अंदर झूम कहा जाता है, मणिपुर के अंदर पामलू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है झूम कृषि को। याद रह जाएगी इतनी बात। अब हम बात करते हैं आगे, इसके कई और राज्य हैं जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर हम बात करेंगे बेबर या दहिया कहा जाता है। एमपी के अंदर क्या कहा जाता है? बेबर या दहिया कहा जाता है। याद रह जाएगी बात कि एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर बेबर या दहिया कहा जाता है और आंध्र प्रदेश के अंदर पोडू अथवा पोंडा कहा जाता है। पेंडा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर पेंडा या पोडू कहा जाता है। याद रह जाएगी बात। ठीक। अब हम बात करते हैं आगे हम बात करेंगे उड़ीसा के अंदर पामाडाबी कहा जाता है। उड़ीसा के अंदर क्या कहा जाता है? पामाडाबी कहा जाता है और पामाडाबी कोमान या बरिंगा कहा जाता है। याद रखना उड़ीसा राज्य के अंदर पामाडाबी, कोमान या बरिंगा नाम से झूम कृषि को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? झूम कृषि को। पश्चिम घाट के अंदर हम बात करें कुमारी और राजस्थान के अंदर वालरे या वल्टर कहा जाता है। पश्चिम घाट की हम बात कर लेते हैं। पश्चिम घाट के अंदर कुमारी कहा जाता है। याद रखना। और राजस्थान की पश्चिम राजस्थान के अंदर बात करें, राजस्थान के अंदर वालरे या वल्टर वाल्ट्रे कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में खिल कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र के अंदर खिल कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, हिमालय क्षेत्र के अंदर खिल कहा जाता है। और झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम। झारखंड के अंदर कुरवा और उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर झूम कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए कि झूम कृषि को भारत के क्षेत्रों में, भारत के भागों में किन के नामों से जाना जाता है? भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अंदर झूम के नाम से जाना जाता है। मणिपुर के अंदर पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। एमपी की बात करें बेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर पेंडा या पोंडू कहा जाता है। झारखंड के अंदर कुरवा और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के अंदर झूम कहा जाता है। हिमालय के अंदर खील कहा जाता है और उड़ीसा के अंदर पामाडाबी, कोमान व बरिंगा कहा जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे राज्य जैसे पश्चिम घाट के अंदर कुमारी कहा जाता है और राजस्थान के अंदर वालरे या वाल्ट्रे कहा जाता है। आदि नामों से
झूम कृषि या कर्तन दहन प्रणाली या प्रारंभिक जीविका कृषि को जाना जाता है भारत के अंदर। याद रखना दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके पूरी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में कि ये होती क्या है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी इसमें इकट्ठा करना चाहेंगे कि इसमें क्या होता है। यानी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि ये कर्तन दहन प्रणाली की कृषि है। इसमें परिवार यानी कोई किसान है अपना परिवार का पालन पोषण या भरण पोषण करता है, और वो क्या करता है, जंगलों को काट कर, साफ करके, जलाकर और जमीन को समतल बनाकर कृषि कार्य करता है, और फिर उसको काम में लेता है, कृषि को जोतता है, फसलों को पैदा करता है। और इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है जब तक उस भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त न हो जाए। जैसे ही उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है वो उस भूमि को छोड़ देता है, अन्यत्र जो जिस प्रकार की प्रक्रिया उसने पहले अपनाई है वैसे ही दोबारा प्रक्रिया अपनाता है, यानी वनों को काटता है, जलाता है और फिर कृषि कार्य करता है। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है वो झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसको भारत के अंदर अनेक नामों से जाना जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे विश्व के अंदर इस कर्तन दहन प्रणाली या झूम कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में। मेक्सिको, मेक्सिको व मध्य अमेरिका, मेक्सिको व मध्य अमेरिका के अंदर मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। किसको? झूम को, झूम कृषि को। याद रखना, यानी मेक्सिको व मध्य अमेरिका के अंदर मिल्पा कहा जाता है और वेनेजुएला के अंदर कोनुको कहा जाता है। वेनेजुएला के अंदर में कोनुको नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, ब्राजील के अंदर रोका कहा जाता है। ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले कहा जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया में लंदांग और वियतनाम में रे कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है। आदि नाम है जो विश्व के अंदर हम बात करेंगे। झूम कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मेक्सिको व मध्य अमेरिका के अंदर मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है मेक्सिको व मध्य अमेरिका के अंदर। वेनेजुएला के अंदर कोनुको कहा जाता है, इंडोनेशिया में लंदांग कहा जाता है, वियतनाम में रे कहा जाता है और ब्राजील के अंदर रोका कहा जाता है और मध्य अफ्रीका के अंदर मसोले कहा जाता है। याद रह जाएगी इतनी बात तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो कृषि है हमारे, जो हम वर्तमान के अंदर कर रहे हैं, जिसका नाम है गहन जीविका कृषि। दूसरी कृषि है गहन जीविका कृषि। जीविका कृषि क्या होती है? ऐसी कृषि है, यानी ये ऐसी कृषि होती है जहां पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होता है और ये श्रम गहन कृषि है। याद रखना, श्रम गहन कृषि है। अधिक उत्पादन यानी अधिक फसल प्राप्त करने के लिए, अधिक
अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान क्या करता है? कीट उर्वरक, खाद, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है ताकि फसल क्या हो? अच्छी हो या अधिक पैदावार हो। उस कृषि को गहन जीविका कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गहन जीविका कृषि कहा जाता है। और ये जो कृषि है वो लगभग यानी ये आधुनिक उपकरणों के द्वारा होती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है वो प्राचीन उपकरणों के द्वारा होती है, लेकिन ये आधुनिक उपकरणों के द्वारा होती है। आधुनिक उपकरण के प्रयोग से होती है। ठीक है, ये दो नंबर गहन जीविका कृषि। तीसरी आती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, इसे व्यापारिक कृषि भी बोला जाता है। व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है, याद रखना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जितनी भी फसल होती है, जितना भी उत्पादन होता है, उसको बेचकर किसान क्या करता है? नकदी प्राप्त करता है। क्या करता है? नकदी प्राप्त करता है। याद रखना दोस्तों, इस प्रकार की कृषि में आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, यानी इसमें उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है और अधिक पैदावार देने वाले बीजों का, रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का प्रयोग करके उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है। वाणिज्यिक कृषि के अंदर क्या होता है कि आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किस लिए करते हैं? अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए, अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, उच्च क्वालिटी के जो बीज होते हैं, उच्च क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है वाणिज्यिक कृषि के अंदर। रासायनिक खाद होती है, कीटनाशक दवाइयां होती है, उनका प्रयोग करते हैं ताकि क्या हो? अधिक पैदावार प्राप्त की जाए फसल की। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं इसको कि इससे मानव क्या करे कि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करे और जिनसे वो बेचकर नकदी प्राप्त करे, नकदी प्राप्त करे। इसे वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है या व्यापारिक कृषि कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ये कृषि हम पढ़ रहे हैं, ये इसका महत्व क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए कि महत्व होता क्या है, क्यों हम कृषि कार्य करते हैं। क्योंकि भारत की 75% जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है और आपको पता है भारत की जनसंख्या इतना ज्यादा है कि उसके जीवन यापन करने के लिए कृषि कार्य करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत की जनसंख्या या विश्व की जो भी जनसंख्या है उसका आधारभूत कोई साधन है वो है कृषि, और कृषि के बगैर जीवन यापन संभव नहीं है। इसलिए कृषि कार्य करना बहुत जरूरी, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। दूसरी हम बात करेंगे कि पशुओं को चारा प्राप्त करने के लिए, पशुओं को चारा प्राप्त करने के लिए कृषि कार्य करना बहुत जरूरी है। तीसरी हम बात करें तो इसके अंदर जो उद्योग होते हैं हमारे, यानी उद्योग होता क्या है? कच्चे माल को तैयार माल में बदलना उद्योग कहलाता है या विनिर्माण कहलाता है। उस उद्योगों के लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त होगा? कृषि से प्राप्त होगा। इसलिए कृषि हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, या कृषि का महत्व बढ़ जाता है। तो हम चौथी बात करें जो हमारी जीडीपी है, राष्ट्रीय घरेलू राष्ट्रीय उत्पादन बोल सकते हैं, या आय होती है, उसको बढ़ोतरी के लिए कृषि का महत्व है। ठीक है, बता दो कि कृषि के महत्व क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे रोपण कृषि, महत्वपूर्ण पॉइंट है रोपण कृषि। ये रोपण कृषि होती क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। ये बड़े भूभाग यानी भूमि के बहुत बड़े भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, लेकिन बात इसकी विशेष यह है कि इसमें एक ही प्रकार की या एकल फसल बोई जाती है। ठीक है, तो ये रोपण कृषि है वो एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की
खेती क्षेत्र होता है वो लंबा चौड़ा होता है, एकल फसल बोई जाती है। और ये रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच में एक संबंध जोड़ता है। रोपण कृषि क्या करती है, उद्योग होता है और उद्योग और कृषि के बीच में संबंध अंतरापृष्ठ स्थापित करने का कार्य करता है। कौन? रोपण कृषि करता है, याद रखना। वाणिज्यिक फसल है, ये वाणिज्यिक कृषि है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि बहुत बड़े भूभाग पर एकल फसल बोई जाती है, एकल फसल। और हमने तीसरी बात इसमें बात यह की कि उद्योग और कृषि के बीच में क्या करता है, कृषि के मध्य अंतरापृष्ठ का कार्य करता है। कौन? रोपण कृषि। और इसके अंदर हमने ये भी बात की है कि व्यापक क्षेत्र में कार्य या व्यापक क्षेत्र में कृषि होती है, व्यापक क्षेत्र में रोपण कृषि का कार्य होता है, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। और इसके अंदर हमने ये भी बात की है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा श्रमिक की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी और अधिक श्रम या श्रमिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। यह है रोपण कृषि, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर मुख्यतः रोपण कृषि है कौन कौन सी, इसके बारे में हम बात करेंगे। चाय, कॉफी, रबड़ और गन्ना, केला, ये भारत की मुख्य रोपण कृषि है। कौन कौन सी? चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, केला आदि भारत की प्रमुख रोपण फसल है या रोपण कृषि, रोपण फसल है। यह आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना कि चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़ और केला ये भारत की मुख्यतः महत्वपूर्ण रोपण कृषि या रोपण फसल है। भारत की हम बात करें राज्यों के अंदर, असम और उत्तरी पूर्वी जो राज्य है वहां पर चाय महत्वपूर्ण रोपण कृषि है। जब कर्नाटक की बात करेंगे, ये है असम व उत्तरी पूर्वी राज्यों की हम बात करें, वहां पर महत्वपूर्ण रोपण कृषि कौन सी है? वो चाय है। और कर्नाटक राज्य की महत्वपूर्ण रोपण कृषि है या रोपण फसल है वो है कॉफी। याद रह जाएगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोपण कृषि के उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। रोपण कृषि का हम उपयोग है बिक्री के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बिक्री के लिए, बिक्री के लिए करते हैं। इसलिए परिवहन व संचार महत्वपूर्ण माध्यम है। महत्वपूर्ण माध्यम है। आपको पता है कि चाय और कॉफी, गन्ना, रबड़, केला ये महत्वपूर्ण रोपण फसल होती है। इनका हम क्या करेंगे? बेचने के लिए उपयोग में लेंगे। तो बेचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? परिवहन, अच्छा परिवहन होना चाहिए और संचार भी अच्छा होना चाहिए। संचार आप जानते हो, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो संचार कहलाता है। तो इन दोनों का रोल इस रोपण कृषि के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किनका? परिवहन और संचार का। क्योंकि रोपण कृषि का हम उत्पादन करते हैं बिक्री के लिए, बेचने के लिए करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पाठ के अंदर महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा वो संशय प्रारूप के आधार पर हम ऋतुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके बारे में एक एक बात हम गहनता से पढ़ेंगे।
संचय प्रारूप। प्रारूप के आधार पर फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 है खरीफ, और नंबर 2 है रबी, और नंबर 3 है जायद। खरीफ की फसल होती क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। याद रखना कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, उस फसल को हम खरीफ की फसल बोलते हैं। याद रखना कि संचय प्रारूप के आधार पर भारत के अंदर कृषि को या फसल ऋतु को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है खरीफ, नंबर 2 है रबी और नंबर 3 है जायद। खरीफ की फसल होती है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, उस फसल को खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें तो चावल, मक्का, बाजरा, मूंग, मोठ, ये जो सभी है वो क्या है, खरीफ की फसल है। याद रखना आदि कपास, उड़द, सोयाबीन आदि सभी फसलें खरीफ की फसल है। अब हम बात करें रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उस फसल को रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, मक्का, चना, मटर, चना, ये सभी सरसों, ये सभी क्या है, यानी रबी की फसल है। यानी रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। काट ली जाती है जैसे चना, मटर, सरसों आदि सभी फसल क्या है, रबी की फसल है। और जायद की फसल, ये वो फसल है जो अप्रैल में बोकर मई में तैयार कर दी जाती है या काट ली जाती है, उसे जायद की फसल बोलते हैं। जैसे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सभी जायद की फसल में आता है। या अल्पकालीन जो फसल है होती है वो क्या होती है, जायद की फसल होती है। महीने अप्रैल में बोई जाती है और मई में काट ली जाती है। मई में काट ली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जायद की फसल बोलते हैं। जैसे खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये सभी क्या है, जायद की फसल है। एक बार फिर देख लीजिए, संचय प्रारूप के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है खरीफ की फसल, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, उस फसल को खरीफ की फसल बोला जाता है। जैसे हम बात करें चावल है, बाजरा है, मटर है, मटर नहीं आएगा, उड़द है, सोयाबीन है, कपास है। दूसरी जो फसल आती है वो आती है रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे चना, सरसों,
मटर आदि, ये सभी क्या होती है, रबी की फसल में आती है। गेहूं भी आती है, ठीक है। तीसरी हम बात करें, वो होती है जायद की फसल। ये अप्रैल में बोई जाती है और मई में काट ली जाती है। या अल्पकालीन जो फसल होती है उसे हम जायद की फसल बोलते हैं, जैसे खीरा है, तरबूजा है, खरबूजा है, ककड़ी, ये इनके उदाहरण है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रमुख फसलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत के अंदर प्रमुख फसलें कौन कौन से हैं उसके बारे में। उसके लिए हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे कि भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।